तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के जो एप्लीकेशन है उस पर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है। बेसिकली 10th क्लास में आपका बल्ब और फ्यूज़ इन दो पे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यही दो ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो बल्ब पे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कई टाइप के बल्ब होते हैं, फिलामेंट बल्ब, डिस्चार्ज बल्ब, है ना, फ्लोरोसेंट बल्ब। खैर हमको वो सब नहीं पढ़ना, हमको सिंपल एक बल्ब के बारे में पढ़ना है जो फिलामेंट बल्ब हम हुआ करता है। तो ज़्यादा नहीं करते हैं, हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट की किसका था? इलेक्ट्रिक करंट का था, है ना। ओके, आपको एक बात पता है, हीट का जो फॉर्मूला था वो था I²RT। यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, resistance of the wire and the time during which the current is flowing through the wire। तो बेसिकली हमारे पास जो वायर में होता है, वायर में क्या हुआ करता है, वायर में होता है बेटा रेजिस्टेंस किसी वायर में। तो हम इसको देखते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे डिपेंड कर रहा है, हमारा हीट कैसे डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस पर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें एक बात मालूम चल गई, किसी वायर में हीट ज़्यादा जनरेट तब होगी जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। किसी वायर में हीट ज़्यादा जनरेट कब होगी? जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ करता है। तो हमने क्या करा, एक सूटेबल रेजिस्टेंस का वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? हीटिंग एलिमेंट। आप ध्यान से देखना अपने आसपास, हीटिंग एलिमेंट आपने देखा होगा काफ़ी जगह। कहाँ कहाँ देखा है आपने हीटिंग एलिमेंट? बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा आपने, रूम हीटर जो हुआ करता है ना, इस टाइप से चीनी मिट्टी का होता है। और यहाँ पर देखो, आप देखो कॉइल रहती है और वो ऐसे करके बैंड रहती है। तो ये जो वायर है ना, जो अंदर जो वायर जिस हिसाब से लपेट रखा है ये कॉइल बना के, इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। ऐसे ही बल्ब में आपने देखा होगा, है ना। तो ये होते हैं बेटा हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट सूटेबल रेजिस्टेंस का वायर को हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी हीट ज़्यादा होगी। इसके यूज़ क्या क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे बेटा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा बेटा रूम हीटर जो हो गया, है ना, गीज़र हो गया, रूम हीटर, गीज़र, और क्या, फ्यूज़। अब देखो फ्यूज़, एक काम करता हूँ, फ्यूज़ को मैं कोशिश करता हूँ अलग उससे लिखने की। फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ है तो इस पर बेस, लेकिन थोड़ा सा इसका फंक्शन अलग है। आप देखें तो इन सब के फंक्शन होते हैं गर्मी पैदा करना। बल्ब तो क्या करता है, लाइट देता है। एक बात ध्यान रखना, जब कोई फिलामेंट, कोई भी मेटल, कोई भी बॉडी ज़्यादा गर्म हो लगती है तो वो लाइट भी जनरेट करती है, और ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी वायर में, किसी मान लो किसी बॉडी में ज़्यादा करंट दे रहे हैं, किसी मेटल में करंट देते 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टाइम के आने के बाद वो अपने अंदर से लाइट इमिट करता है। तो उसे बोलते हैं लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। बुक अगर आपको पढ़नी है जिस पर आपको मिलेगा वो है बेटा आपकी पियर्सन की बुक, उसमें सब दिया हुआ है। खैर, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बल्ब और फ्यूज के बारे में, क्योंकि आपके 10th में यही है। बाकी सब ये सब में होगा यही। देखो मेरी बात, इन सब में जो भी वायर होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी हीट ज़्यादा जनरेट होगी। रूम हीटर में भी हीट जनरेट होती है, बल्ब में भी, गीजर में भी, फ्यूज में भी। इसका मतलब इन सब के वायर का, यानी जिसे हम हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 1 बात, ठीक। नंबर 2 बात जो आपको याद रखनी है, अब जिस भी मेटल का, जिस भी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी अल्टीमेटली रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टिविटी ये भी ज़्यादा होगी, अपने आप ही ज़्यादा होगी। R इज टू रो एल अपॉन ए होता है ना, तो रो निकालो R/L/A, तो अपने आप ही ज़्यादा होगी। चलिए, तो अब देखें इंपॉर्टेंट बात बल्ब के बारे में। बल्ब क्या हुआ करता है, जो सिंपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपका हुआ करता है इस तरीके से। एक चैम्बर होता है ग्लास का, है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड हुआ करते हैं, और ये साथ में क्या रहता है, इसमें एक वायर, अलग कलर कहाँ गया, जिसे हम बोलते हैं बेटा फिलामेंट। ये इस तरीके से
ये क्या है बेटा मेरे, ये है आपका फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। इस बल्ब में खासियत क्या होती है, ग्लास का होता है, हर जगह से बंद होता है, तो उसके अंदर गैस भरते हैं बेटा, वो होती है अनरिएक्टिव गैस, बहुत कम जो रिएक्ट करती है। वो कौन सी गैस होती है जो बहुत कम रिएक्ट करती है, आर्गन। या फिर इसमें बहुत से बल्ब नाइट्रोजन बल्ब होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन भर जाती है, तो N2 भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। आर्गन एक है ना, इनर्ट गैस है, तो उसमें सिर्फ मोनोएटॉमिक बन जाएगी, ये डायटॉमिक हुआ करती है, तो ये भरे होते हैं। अब इसकी बात, इसके फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या है, सीधी सी बात है यार, तुम इस दो टर्मिनल के बीच बैटरी लगाते हो, यानी कि पोटेंशियल देते हो, जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा लगाएंगे, है ना, इसमें करंट जाएगा तो ये गर्म होगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, गर्म होगा तो इसकी हीट ज़्यादा जनरेट तब करेगा जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो इस फिलामेंट की खासियत क्या होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी ऑफ फिलामेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी किसकी, आपकी फिलामेंट की। इस फिलामेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, नंबर 1, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा, हाई रेजिस्टेंस। नंबर 2, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अल्टीमेटली रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है, जब इसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, अब कितना हाई होना चाहिए, एक बात सुन लेना मेरी बात को, एटलीस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस किसी भी मेटेलिक वायर का टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि वो आपको कौन सी लाइट दे, वाइट लाइट इमिट करे। आप किसी भी, ऐसे थोड़ी कि आप किसी भी उसको जला लोगे, देखो ये लाइट दे रहा, नहीं, मेटल कोई भी हो उसको एटलीस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलना चाहिए, तब वो जाके वाइट लाइट दे रहा है। तो यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस तक आप किसी चीज को गर्म करो तो पिघल जाएगी ना, तो ऐसी एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पे, फिलामेंट ऐसा होना चाहिए जो इतने पर ना पिघले, इससे ज़्यादा पे ना पिघले, तो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए, ये फिलामेंट है। कैसा होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, जो पिघले ना, पिघलेगा नहीं तो, अगर पिघल जाएगा तो देखो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लाइट नहीं मिलेगी ना, तो पिघलना नहीं चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट ढूंढा गया, तो हमें एक मेटल मिलता है, उसे बोलते हैं टंगस्टन। आपने नाम सुना होगा, डब्ल्यू से इसको नोट करते हैं, केमिस्ट्री वाले देखेंगे अच्छे से, टंगस्टन हुआ करता है ये। तो ये बल्ब की खासियत है, बल्ब में भी किसकी खासियत है, फिलामेंट की खासियत है। हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी रेजिस्टिविटी वाले या हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें सब में ये होगा। सपोज रूम हीटर में पूछ ले कि उस कॉइल के क्या होती है, उसके वायर की प्रॉपर्टी, यही लिखोगे तीनों। गीजर में पूछ ले, यही लिखोगे, है ना। इलेक्ट्रिक केटल में पूछ ले, जो केतली होती है, यही लिखोगे, सब में यही लिखोगे। मैं बता रहा हूँ, फ्यूज को मैंने अलग अलग रखा है, इसका एप्लीकेशन अलग है, बेस तो इसी पर है हीटिंग इफेक्ट पर, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग है। देखो अगर ये पिघल जाएगा, सोच के देख, अगर ये यहाँ से पिघल गया, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, है ना, भाई हीट जनरेट हुई, पिघल गया। अगर ये पिघल गया तो सोच के देख इसने क्या करा, पिघलने का मतलब मेल्ट हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूज का मतलब होता है बेसिकली पिघलना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ करता है। फ्यूज हम तो क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे बड़े बड़े अप्लायंस बच जाए। खैर मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। तो ये सब बातें हैं। अब इसमें खासियत, ये जो छोटा सा ग्लास होता है, बंद करके एनक्लोज ग्लास होता है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके दो फायदे हैं बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो फिलामेंट जब इतना ज़्यादा गर्म हुआ, अगर इस फिलामेंट जो ये गर्म हो रहा है, अगर इसके आसपास एयर होती, क्या होती, एयर यानी ऑक्सीजन होती, सपोज करो ऑक्सीजन होती किसके पास, उस फिलामेंट के पास जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो ये ऑक्साइड बना लेता। क्या बना लेता, ऑक्साइड। आपने कई बार देखा मॉर्टिन कोयल जब जलाते हैं तो शुरू में तो होती है पत्थर टाइप, है ना, उसे जब जलाते हैं, जलाने के बाद देखो उसकी वही शेप निकलती है, टुकड़े टुकड़े टूटते हैं, लेकिन क्या हो जाती है वो, बुरबुरी, है ना, मतलब मिट्टी टाइप हो जाती है, राख जैसी बन जाती है। तो अगर हमारे इसमें ये कवर अप ना होता, यानी कि इनर्ट गैसेज ना होती, इनर्ट गैसेज हैं इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए ये बहुत लंबा चलता है बल्ब, काफ़ी दिनों तक। अगर ये अंदर कोई रिएक्टिव गैस होती, सपोज ऑक्सीजन होती, ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि ऑक्साइड बनता, और अगर ऑक्साइड बन जाता
तो ये वही वाले केस होता है जो बुरबुरा बन जाता, आसानी से टूट जाता कुछ समय बाद, तो हमारा बल्ब ज़्यादा देर काम नहीं करता, ज़्यादा दिनों तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। इसलिए इस बल्ब को जो बनाते हैं ऐसा एनक्लोज्ड क्यों बनाते हैं, बंद क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें ऑक्साइड ना बने, इसका ध्यान रखना। इसीलिए टंगस्टन को यूज़ करते हैं, उसका ऑक्साइड नहीं बनता। अच्छा, टंगस्टन का मैंने बोला फिलामेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कितना होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट? 3380 डिग्री सेल्सियस, लगभग देखो 3400 डिग्री के पास, है ना, बहुत हाई है, इससे तो बहुत ही हाई है। खैर चलिए, अब एक बात इसकी छोटे वॉल्यूम का और की खासियत है इस गिलास की। नंबर 1 बात तो ये है कि ऑक्साइड बनाने से बचाता है आपके फिलामेंट को। दूसरी बात इसकी ये है कि जब ये छोटा रहेगा तो हीट इसके अंदर जनरेट होगी जल्दी, ज़्यादा जनरेट होगी, तो ये ज़्यादा हीट करेगा। यही चीज़ सोचो, यही बर्तन बड़ा होता गिलास, है ना, वो बहुत देर में जाकर गर्म होता, उतना जितना छोटा सा पहले हो जाएगा। अब सोच के देखना, सिंपल सी बात, तू अपने घर में एक गिलास पानी भर किसी छोटे से भगोने में गर्म कर, और दूसरे भगोने में वही गिलास से 3 गिलास भर गर्म कर, दोनों को बराबर हीट कर, तो तू सोच देखेगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। हालांकि वो टेम्परेचर वाला बात है ना। सेम ऐसे यहाँ पर है, वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो ये धीरे धीरे करके होगा गर्म, इसलिए हम कहना चाहते हैं जल्दी से गर्म, या छोटा एनक्लोज बनाते हैं। तो ये बात हुई बेटा बल्ब की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्यूज़ की। अच्छा, बल्ब का सिंबल मैं आपको सिंबल वाली वीडियो बना चुका हूँ, उसको पूरे को आप देख लेंगे, इस तरीके से बना देंगे सिंबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूज़ की। फ्यूज़ में मैंने बोला अलग हिसाब है। क्या अलग हिसाब है? फ्यूज़ फिर से वही बात, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हीट जनरेट होगी। फ्यूज़ असल में क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है। कैसी डिवाइस है ये? एक सेफ्टी डिवाइस, ये इसका सिंबल है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को फूकने से बचाती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट से बचाती है, फालतू करंट आएगा उससे बचाती है, ये हमको बचाता है, मतलब फ्यूज़। तो इसका सीधी सी बात बेटा देखो, ध्यान सिंपल, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? काफ़ी कम होना चाहिए, तभी तो ये जल्दी पिघल जाएगा। जल्दी पिघल जाएगा तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आपके बाकी के अप्लायंस बच जाएंगे, है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? काफ़ी कम होना चाहिए। इसीलिए हम बेटा इसमें जो यूज़ करते हैं वो टिन यूज़ करते हैं, एक मेटल जो अच्छे सबसे बढ़िया फ्यूज़ होते हैं वो टिन के, टिन SN, या फिर एलॉय यूज़ करते हैं। एलॉय कौन सा? टिन और कॉपर। लेड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कॉपर का ज़्यादा मैं तो दे रहा हूँ इसको, क्योंकि कॉपर के वायर वैसे भी यूज़ करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। ये क्यों यूज़ करते हैं टिन? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो जल्दी पिघल जाएगा तो आपका डिवाइस को ज़्यादा जल्दी बचाएगा ये, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। अच्छा, इसके जो ये फ्यूज़ का वायर है, इसकी खासियत क्या है? इसके भैया वही खासियत है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए बेटा। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अच्छा, फ्यूज़ में आपने कभी देखा हो, एक पोर्सलिन में होते हैं, मिट्टी का होता है ना, चीनी मिट्टी का, उसमें पोर्सलिन में बंद हुआ करते हैं। फ्यूज़ की खासियत क्या है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत इसकी है, ये हमेशा, फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। आई थिंक ये लाइट पर पड़ रहा होगा, हाँ, सीरीज पर रहता है बेटा। कैसे कनेक्ट रहता है हमेशा ये? सीरीज में। किसके साथ सीरीज में? अप्लायंस के साथ। किस तरीके से वो देख लेंगे एक बार जल्दी से। अप्लायंस के साथ कैसे रहता है ये सीरीज में? फ्यूज का मतलब बेटा पिघलना होता है, आपने केमिस्ट्री में वर्ड फ्यूजन, हाँ, तो यही से आता है। देखिए, मान लो ये तुम्हारी बैटरी हो गई है ना, ये लग गया बेटा फ्यूज, ये तुम्हारा मान लो बल्ब हो गया। जैसे ही करंट यहाँ से आया फ्यूज से होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पैरेलल में होता तो फ्यूज फूकने से कोई फर्क ही ना पड़ता। फ्यूज फूकने का मतलब है ये मेल्ट हो जाना। मेल्ट कब होगा? एक करंट जब ज़्यादा जाएगा, देखो उसका रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा है। हीट का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? I²RT। तो हीट जो डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पर करती है, ध्यान है ना, करंट से ज़्यादा फर्क पड़ता है हीट को, रेजिस्टेंस और टाइम के मुकाबले करंट से, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो देखो, जैसे करंट बढ़ेगा हीट एकदम से बढ़ेगी, रेजिस्टेंस तो पहले से ज़्यादा था। हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पिघल जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, पिघल गया। पिघलने से क्या हुआ?
आपका करंट जो यहाँ जाना था बल्ब को फेकार करता, वो यहीं पे पहले इसने सर्किट ब्रेक कर दिया। सीरीज में कनेक्ट है अप्लायंस के साथ। ऐसे ही घर में मान लो यहाँ पे पंखा भी कनेक्ट है ना, पैरेलल में रहता है घर में सारे कनेक्शन। ध्यान रखना घर के कनेक्शन है सारे पैरेलल। यहाँ रॉड भी लग रही है मान लो टीवी की, है ना, वो सॉरी लाइट की। यहाँ पे मान लो एक टीवी भी लगा हुआ है, इस तरीके से सीरीज में लगा हुआ है। देखो ये अप्लायंस के साथ सीरीज में, ये किसी भी अप्लायंस से देख लो सीरीज में, ये किसी भी अप्लायंस के साथ। अगर सपोज ये ऐसा होता, सोच के देखो, सिर्फ सोच के, बस एक बार ऐसे यूं, या यहीं पे लगा लो फ्यूज कहीं, ये लो, अब देखो, अब करंट यहाँ से जाता है, मान लो यह तो पिघलता, यहाँ से करंट निकल नहीं जाता, लेकिन करंट यहाँ से तो चला जाता, तो सारे फ्यूज होते नहीं होते, इसलिए ये पैरेलल में आ गया। इसलिए सारे कैसे होने चाहिए बेटा, आपके सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए। अप्लायंस के साथ फ्यूज सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए। दूसरी बात, फ्यूज लगता है लाइव वायर में। लाइव न्यूट्रल क्या होता है, ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। ओके, अब इस पे बेटा कुछ देख लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स जो है आपके करंट रेटिंग पर बेस्ड। करंट रेटिंग से पहले मैं आपको बता दूं फ्यूज की रेटिंग क्या हुआ करती है। आप किसी फ्यूज को देखेंगे, उस पर लिखे होते हैं, ध्यान से देखना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर फ्यूज, 3 एम्पियर फ्यूज, 5 एम्पियर, इस तरीके से लिखा होता है। 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, 15A, ये सब लिखा होता है फ्यूज में। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेटिंग? इसका मतलब होता है आपके पास जो फ्यूज है, अगर मान लो आपके फ्यूज में ये लिखा है, इसका मतलब है उस फ्यूज का जो वायर है वो मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट तक को बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। 2 एम्पियर वाला मैक्सिमम 2 तक कर सकता है ना। अब मान लो आपके पास करंट, सोच के देख, मान लो तुम्हारे पास करंट आ रहा है 4.8 एम्पियर, तो तुम्हारा कौन सा वाला वायर यूज में आएगा? ये आप कहोगे सर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन तीनों में ले लो कोई भी नहीं, इसमें भी हम यही लेंगे। इससे ज्यादा आ गया ना, देखो अगर मैं इससे ज्यादा ले लूं, सोच के देख, ज्यादा ले लिया, 10 एम्पियर ऑर्डर लगा दिया, तो हो सकता है मेरे घर के अप्लायंस फूक जाए, फ्यूज ना फूके। तो ऐसा होना चाहिए जो फ्यूज की रेटिंग है वो जो करंट आपके घर में आ रहा है उस या अप्लायंस को मिल रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए आपका फ्यूज का वायर का। सोच के देखो ना, फील करो, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा क्या दिक्कत है। तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके के रेटिंग के फ्यूज हुआ करते हैं। इसमें खासियत क्या है, जितना आपका ये एम्पियर कम है, इसका मतलब कम करंट भेजेगा, है ना। ये छोटा बच्चा है, 1 रोटी खाता है, थोड़ा बड़ा बच्चा 2 रोटी खा लेगा, एक बहुत बड़ा आदमी 10 रोटी भी खा लेगा। अब तुम छोटे बच्चे को खिला रहे हो 10 रोटी, इस वाले को खा बे खा खा, अबे उसका पेट फट जाएगा बेटा मेरे, उसकी हैसियत नहीं है 10 रोटी खाने की। तो आपको हर एक की हैसियत के हिसाब से देना पड़ेगा। अभी 5 वाला है, ये खा सकता है 4.8, लेकिन 3 वाला नहीं खा सकता। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फ्यूज यूज में आएगा, कौन सा यूज में नहीं आएगा। होता क्या है, देखो फ्यूज वायर एक तो ये है पतला सा, पिचकू सा, छोटा सा। एक फ्यूज वायर मान लो ये है, मोटा सा, सांड जैसा, फ्यूज 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 1, फ्यूज 2, बताओ कौन सा वाले में ज्यादा करंट जा सकता है? आप सोच के देखो, इसका रेजिस्टेंस अपने आप ही कम हो गया, एरिया जब बढ़ गया तो इसमें ज्यादा करंट जा सकता है। वैसे भी देखो इसमें से करंट निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ही निकला, यहाँ से देखो कितना रास्ता है, निकल गया निकल गया निकल गया। तो जितना मोटा वायर होता है आपका, उतना ज़्यादा उसकी बियर होती है, वो ले सकता है, अपना करंट सहन कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास फ्यूज में, आपके पास 2 फ्यूज है, एक मोटे वायर का एक पतले वायर का, तो मोटे वायर वाला मोर और लेस इनमें से होगा और पतले वायर वाला इनमें से होगा, मतलब कि कम रेटिंग का होगा, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन 4 न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी करता हूँ। कैन यू रन इलेक्ट्रिक गीजर? क्वेश्चन है, कैन यू रन एन इलेक्ट्रिक गीजर? गीजर की पावर वगैरह कितनी दे रखी है? विद पावर रेटिंग 2 किलोवाट, विद पावर रेटिंग 2 किलोवाट, 220 वोल्ट। याद करो मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था आपको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। 2 किलोवाट है बेटा, 2 वाट नहीं है, 2 किलोवाट, 220 वोल्ट,
ऑन अ 5 एम्पियर लाइन, ये बड़ी अच्छी बात है, ऑन अ 5 एम्पियर लाइन। क्या 5 एम्पियर की लाइन पे आप इलेक्ट्रिक गीजर को रन करा सकते हो जिसकी रेटिंग ये है? जस्टिफाई योर आंसर। अब आप देखिए रेटिंग से, यानी कि वायर है जो जिसकी औकात है 5 एम्पियर की, वही वाली बात है जो मैंने बताई अभी आपको। अब अगर 5 से कम होगा करंट तो ये सहन कर लेगी लाइन, इससे ज़्यादा आगे कहीं औकात से तो नहीं कर पाएगा। करते हैं, किलो वॉट यानी कि वॉट क्या दे रखी है, पावर 2 किलो वॉट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 2000 वॉट। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V 220 वोल्ट। ये हमें कहाँ से मिली दोनों वैल्यू, पावर रेटिंग से, ध्यान रखना। ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ से मिली, पावर रेटिंग से। काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे दिए हुए होगा। अब आपको कह रहे हो कि ये करंट दे रखा है, नहीं ये करंट नहीं दे रखा है, तो बता रखा है कि वायर है जिसकी औकात इतनी है। तो पहले आप देखो करंट कितना होगा, इस वोल्टेज पे आपका गीजर इतने वॉट का है, 2000 वॉट का, तो अब देखो करंट कितना होगा इस कंडीशन में। P इज इक्वल टू वी आई, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई निकालना है तो क्या होगा, 2000 डिवाइड बाई 220, जीरो ने जीरो मार दी, 100 बाई 11 आ गया, 11 9 जा, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आ गया करंट, है ना, 9 पॉइंट समथिंग, जो भी होगा उसमें कोई 9.09 आएगा, वैसे तो इतने एम्पियर आ गया। अब सोच के देखो 9.09 आएगा। अब ये 9 एम्पियर आ गया, हमारी वायर की औकात ही 5 एम्पियर की, क्या रन कर पाओगे? नहीं, आंसर है नो, नो, वी कांट रन इलेक्ट्रिक गीजर ऑन 5 एम्पियर लाइन। इस पावर रेटिंग के इलेक्ट्रिक गीजर को नहीं कर सकते, दूसरे को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखना, अगर आपकी लोड कम आ रहा है, मान लीजिए ये 5 एम्पियर की लाइन थी, 4.8 आता तो हम कर पाते, अब नहीं कर पाएंगे। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये बेटा, ये 1-2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन कई दफा, 1-2 नंबर में। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से है, वो एमसीक्यू है, उससे पहले आप एक क्वेश्चन देख लें, आप समझ जाएंगे उस क्वेश्चन को, अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज ऑफ 3 एम्पियर 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर अवेलेबल। हमारे पास जो फ्यूज हैं, फ्यूज ऑफ 3 एम्पियर 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर अवेलेबल। हमारे पास 3 अलग अलग रेटिंग के फ्यूज अवेलेबल हैं। कैलकुलेट एंड सेलेक्ट द फ्यूज फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट एंड सेलेक्ट द फ्यूज, हमको इन तीनों में से फ्यूज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द फ्यूज फॉर ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पर अब की बार, फॉर ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक प्रेस होती है ना, प्रेस इस्त्री, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट, ऑफ 1 किलोवाट एट 220 वोल्ट लाइन, एट 220 वोल्ट लाइन, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। फिर से वही बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें खास बात है नहीं। इस रेटिंग से देखो क्या दे रखा है, ये पावर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। गिवन दैट P इज इक्वल टू कितना, 1 किलोवाट, किलोवाट को वाट में करा 1000 वाट, ओके। V कितना है 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू वी आई लगा दो। देखो अपनी बात करें कि 3 करंट है ना, ये 3 फ्यूज है, लगाए हम, ये क्या था 1000 220 इंटू आई, सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ 2000 की जगह की दफ़ा क्या हो गया 1000, तो वहाँ जो 9 पॉइंट आ रहा था तो यहाँ पे लगभग कितना आएगा 4.5 के आसपास आएगा, 4.55 एम्पियर आ गया। यानी कि आपका फ्यूज ऐसा होना चाहिए जो इस करंट को सहन कर ले। अब देखो 4.55 एम्पियर करंट को सहन कर लेगा क्या 3 एम्पियर, कभी नहीं कर पाएगा। 10 और 5 कर लेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, 10 आप नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, जस्ट इससे थोड़ा सा फालतू, कौन सा वाला है 5 एम्पियर, तो आप 5 एम्पियर वाले को चूज करेंगे। ध्यान रखना 10 वाले में ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें करंट जब ज़्यादा एक बार चला जाएगा, फ्यूज़ में तो दिक्कत नहीं है कि आपका इलेक्ट्रिक आयन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अगर करंट इसको औकात सिर्फ इतने की है,
भाई ये भी तो इतना ही ले सकता है, इसका जो रेजिस्टेंस वायर है, जो इसका हीटिंग एलिमेंट है वो भी इतनी करंट ले सकता है, मैक्सिमम करंट ही है। ध्यान रखना जब भी पावर रेटिंग दे रखी है तो हम कौन सा करंट निकालते हैं, ये मैक्सिमम करंट, वो मैक्सिमम इतना ही करंट ले सकता है, तो हम 10 वाला क्यों यूज करें। ठीक, एक और अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वो एमसीक्यू में बेटा है, एग्जाम्पल में से है, तो इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं आप। समझ में आया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत मतलब ज़्यादा टफ इसमें मैं नहीं समझता कि टफ था। एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट, ये लास्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक केटल, केटल आप समझ गए, केतली, कंज्यूम कितना, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर 1 किलोवाट को कंज्यूम करती है केटल व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, जब वो 220 वोल्ट पर ऑपरेटेड होती है। ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी, अ फ्यूज, फ्यूज लिख रहा हूँ, क्या लिख दिया, अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग, किस रेटिंग का फ्यूज वायर मस्ट बी यूज्ड, किस रेटिंग का फ्यूज वायर यूज करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा इसमें, ए फॉर अमन 1 एम्पियर, बी फॉर बमन 2 एम्पियर, सी फॉर चमन 4 एम्पियर, एंड डी फॉर दमन 5 एम्पियर। ये है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई साहब, बिल्कुल वैसे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। रेटिंग से पहचानो क्या है। ओके, पी दे रखा है 1 किलोवाट, इसको वॉट में देखें तो ये 1000 वॉट होगा। वी कितना दे रखा है 220 वोल्ट, ज़्यादातर 220 दिया होता है। क्या निकाले हमें, देखना है किस रेटिंग का फ्यूज, तो पहले निकाले मैक्सिमम कितना करंट ये ले सकती है आपकी कौन केतली, तो लगा लो वी नो दैट, नहीं भी जानते तब लिख दिया करो वी नो दैट, वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई है। P कितना है 1000, V 220 इंटू आई, बिल्कुल अभी सॉल्व किया था मैंने, याद करो, तो ये कितना आएगा 4.55 एम्पियर। अब जब 4.55 एम्पियर मैक्सिमम करंट है जो केटल में जा सकता है, तो उसके हिसाब से रेटिंग क्या होनी चाहिए। देखो 1 एम्पियर का तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि 4.5 ज़्यादा है, ना ये ना ये ना ये, तो आंसर क्या बैठा आपका, आंसर बैठा डी दमन, दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा कई दफ़ा आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये आने चाहिए रेटिंग वाले, और बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें कुछ खास है नहीं। तो बेटा अब आपका जो मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये चैप्टर कंप्लीट है, इसमें एक छोटी सी चीज़ है उसे आप खुद पढ़ लेंगे, सीरीज़ और पैरेलल में क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हुआ करते हैं वो सब आपको मालूम होगा। पता ही रखा है मैंने आपको, सीरीज़ में करंट बढ़ जाता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा करता है। सीरीज की खासियत क्या है, उसमें सेम करंट जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। पैरेलल की खासियत क्या है, उसमें वोल्टेज सेम रहता है, करंट अपने हिसाब से जा सकता है, उसमें बढ़ता है, अलग अलग अप्लायंस अलग अलग यूज़ करते हैं। सीरीज का सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि अगर उसमें एक अप्लायंस खराब हो गया तो आगे तक सारा टूट गया रास्ता, इस सीरीज में सारे कनेक्ट हैं, एक टूट गया तो आगे का सारा रास्ता टूट गया, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, अगर एक टूट गया तो बाकी भी चलते रहते हैं। तो ये सब बातें हैं जो सीरीज पैरेलल के बारे में यूज़ में आती हैं, बाकी कुछ बुक में आप पढ़ेंगे वो बहुत कोई ज़्यादा इसमें समझाने वाली चीज़ है नहीं। तो मैं समझता हूँ बेटा आपको आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर समझ में आता है तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक वगैरह करें और कमेंट करें, शेयर करें। मैं कह रहा हूँ आप लास्ट बार, और ये अब हम अगले चैप्टर की ओर जाएंगे थोड़ा ब्रेक लेकर। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करें, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं तुम सब कर लोगे, जितने भी आप इंटरनेट से देख सकते हो, इसकी क्विज़ हैं, क्वेश्चन है, और मेरे कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन है, वो सब इसमें से आप कर सकते हो, मैंने पूरा वो करा दिया है। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।